आप हमें कुछ ऐसे वार्निंग साइंस बता सकते हैं जो दिल हमारी दे रही होती है, जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं? तो कोई ऐसा सिम्टम जो छाती में दर्द हो रहा है या छाती में भारीपन आ रहा है और दोनों कंधों में जा रहा है या पूरी छाती में आ रहा है, जो एक लोकलाइज नहीं है, जो एक पॉइंट पे नहीं है, अच्छा। जॉ में जा सकता है, सांस फूल सकता है, उसके साथ स्वेटिंग। तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा दिल की बीमारी होने का रिस्क रहता है? तो जो इंडियंस में सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर वो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स। हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं पीछे से, जो लिनिएज है हमारी, कि हम लोगों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है। उसके क्या कारण है? एक तो हमारा जो आर्टरीज का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। अच्छा। हमारी आर्टरीज का साइज़ छोटा है, छोटा। तो उसमें डिजीज़ जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ज्यादा तो चांसेस है कि अगर एक बार दिल की बीमारी हो गई तो मॉडिफाई करके फिर हम नॉर्मल जिंदगी कभी जी सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए किसी को ब्लॉकेज शुरू हो गई, 50% 70% उसको ब्लॉकेज है, बट वो अपनी लाइफस्टाइल को अब रिवर्ट कर देता है बिल्कुल, तो आप वो ब्लॉकेज को आप कम नहीं कर सकते, बट आप उसको वहाँ रोक सकते हैं। हमारे काम का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, हर छोटी चीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब की वजह से जो स्ट्रेस है, ये क्या सबसे बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है हार्ट डिजीज़ का? तो स्ट्रेस से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस से, अगर मान लीजिए किसी को 50% ब्लॉक पड़ा है और वो बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस में, फिजिकल स्ट्रेस अलग चीज़ है, मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, वो ब्लॉकेज फट जाती है। तो सीधे ब्लॉक, फट ही जाएगी? हाँ, वो ब्लॉक फट जाती है, जिसको हम बोलते हैं रप्चर ऑफ प्लाक। रप्चर ऑफ स्टेबल प्लाक। आपको 40% ब्लॉक पड़ी थी क्योंकि जेनेटिक्स आपकी आएगा आपको, करेक्ट। आप जेनेटिक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वो ब्लॉकेज फट जाती है, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एथेरोथ्रोम्बोसिस, दैट कॉजेज हार्ट अटैक। इमीडिएट अगर हमें साइंस दिख रहे हैं कि तुरंत समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये हॉस्पिटल जाने वाले साइंस है, इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता या किसी और चीज़ से नहीं हो सकता, वो क्या कोई होता है? कोई भी, जैसे चेस्ट में मैंने बताया, चेस्ट में एकदम से कंजेशन शुरू हुआ, अगर सो रहा है इंसान उसी टाइम हाँ, पर? सो रहे थे जैसे, हाँ। सोते उठ के आपको पसीना आने लगे, कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, ठंडे पसीने, बिना किसी बात के, जो कभी नहीं आया आज तक। ठीक है। या फिर आपको सांस फूलना शुरू हो गया, हाँ। या चेस्ट में जकड़न शुरू हो रही है कि आप। तो डॉक्टर, अगर कोई चाहता है कि उनको आगे चल करके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स ना हो, अभी से ही आपको क्या लगता है कि उनको अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें या तो बंद कर देनी चाहिए या बदल देनी चाहिए? तो अपने वेट को, कंट्रोल में रखना। हाँ, नज़र में रखिए कि आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा, आपका पैंट तो, ट्राउजर्स तो नहीं टाइट हो रहे हैं, या आप वेट गेन तो नहीं कर रहे हैं, या आपका स्पाउस तो नहीं बता रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है। एक तो वजन पे ध्यान रखिए, दूसरा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे चेक कीजिए। कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट लिंक है बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बताया, एलडीएल आइडियली लेस देन 130 से रखिए मुझे। कोई एक ऐसा मंत्रा बता के जाए कि अगर आपको अपने दिल को हेल्दी रखना है तो ये चीज़ तो ज़रूर करो। आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको कुछ है, स्ट्रेस है, आपको शुगर है, बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट। तो अगर आप डेली किसी ना किसी तरह से इंटरमिटेंट वॉकिंग भी कर लें, आप डेस्क पे बैठे हैं, आप 15-20 मिनट चल के फिर बैठ जाइए, आप पूरे दिन में 1 घंटा किसी ना किसी तरह, या 10,000 स्टेप्स अगर आप चल लेते हैं, और बाकी की चीज़ें जो मैंने बताई, फैटी फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना अवॉइड करते हैं, कभी कभी चल सकता है उसमें, ब्लड प्रेशर पे नज़र रखते हैं, शुगर पे नज़र रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखते हैं, अपने वेट पे नज़र रखते हैं, और रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो डेफिनेटली 90% हार्ट अटैक्स बचाए जा सकते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा, और आज हम बात करेंगे अपने दिल के बारे में। हार्ट डे 2025 का इस बार का जो थीम है वो है डोंट मिस अ बीट। ये थीम इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कई बार अपने दिल के सिम्टम्स और साइंस को इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही लेट पता चलता है कि हमें दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है। कई बार अचानक से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं। तो ऐसे में इस सेशन में हमने अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, जिनकी लास्ट वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, इसलिए उनके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल करके हमने उन्हें दोबारा बुलाया है, ताकि इस हार्ट डे पर हम अपने दिल से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट कर सके। तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर संजीव गेरा, जो कि सीनियर डायरेक्टर और एचओडी हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में दोबारा जुड़ने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर, जैसे कि इस बार का थीम है हार्ट डे का डोंट मिस अ बीट, इस थीम के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि क्यों उन्होंने ये डिसाइड करके इस थीम को सिलेक्ट किया है। तो ये जो वर्ल्ड हार्ट डे हमारा 2025 का थीम है, डोंट मिस ए हार्ट बीट। तो ये एक तरह से उनका एक स्पेशल कैंपेन है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली आवर कंट्री इंडिया में
हार्ट अटैक्स और यंग हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम्म, और मोस्टली अगर देखा जाए कि हार्ट जो टोटल डेथ्स में से अगर प्रोपोर्शन देखें हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। हम्म, तो एक कैंपेन है टू मेक पीपल अवेयर कि भाई हार्ट अटैक जो है या हार्ट डिजीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल बीमारी है हाँ, और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। करेक्ट, तो ये एक तरह से जागरूक करने के लिए है आम जनता को कि हम कैसे अपने हार्ट के बारे में हम उसकी बीमारी के बारे में, उसको बचाने के बारे में, हार्ट अटैक से हम बच जाएँ, क्या दवाइयाँ खानी हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, क्या लाइफ़स्टाइल है, क्या फूड हैबिट्स हैं। ये एक तरह का कैंपेन है, करेक्ट। तो जिससे हम हार्ट अटैक को कम कर पाएँ। बिल्कुल। जैसे जो इस बार का थीम है डोंट मिस अ बीट, इसका आई थिंक कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो इसी से है कि हमें जो अपने दिल के साइंस एंड सिम्टम्स है उन पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। डेफ़िनेटली। तो आप हमें कुछ ऐसे वार्निंग साइंस बता सकते हैं जो दिल हमारी दे रही होती है, जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं, कि अगर हम उसको पहले ही जान करके समझ जाए तो समय रहते इलाज करवा करके उस जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव है या हार्ट डिजीज तो से उससे बेसिकली बचा जा जैसे हर सके। डिजीज़ के साथ होता है, अगर आप उसको पहले से पता कर लें हाँ, और अवेयर हो जाएँ कि मेरे को कोई तकलीफ़ हो रही है, मैं करेक्ट। पहले 15 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई हाँ, है, तो आप उसको इग्नोर ना करें सिम्पटम्स को, तो बिल्कुल। आप आराम से जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम्म, उसका या प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। असली चीज़ जो खराब होता है, जो एक फेटेलिटी की तरफ ले जाता है, जिससे डेथ हो सकती है, वो होता है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। करेक्ट। बट आप अगर इनिशियल स्टेजेस में हार्ट डिजीज़ को पकड़ लें, जब ब्लॉकेजेस बननी शुरू हुई हैं, हम्म, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ब्लॉकेजेस को ग्रो करने से रोक सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हम्म, So, उसमें सबसे पहला क्या आता है कि अवेयरनेस, सिम्पटम्स की अवेयरनेस, हाँ, जो लोग इग्नोर करते हैं। तो कोई ऐसा सिम्पटम जो छाती में दर्द हो रहा है या छाती में भारीपन आ रहा है और दोनों कंधों में जा रहा है या पूरी छाती में आ रहा है, जो एक लोकलाइज नहीं है, जो एक पॉइंट पे नहीं है, अच्छा, जॉ में जा सकता है, सांस फूल सकता है उसके साथ, स्वेटिंग हो सकती है चलते हुए, ओके। और वो सिम्पटम जो वो चेस्ट पेन जो आराम से खड़े होने पे रुक जाता है, ठीक हो जाता है, केवल चलने पे आता है और साथ में सांस फूल रहा है आपका, या फिर आपको लग रहा है बहुत गिडीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, फटीग हो रहा है, आपको बहुत थक रहे हैं, आप 20 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। लेकिन अब एकदम से सीढ़ी चढ़ने पे आप थकना शुरू हो गए। स्पेशली विमेन में बहुत एटिपिकल सिम्पटम्स होते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों में हार्ट हार्ट का पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है या सांस फूल रहा है, बट उनमें गैस की वजह से भी आ सकता है, हाँ, एसिडिटी हो सकती है या फटीग हो सकता है, नौजिया हो सकता है। कई बार हमारे पास विमेन उल्टियों के साथ आती है अच्छा, और हार्ट अटैक चल रहा होता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें और हम इन सिम्पटम्स को देखें, सीरियसली लें कि ये हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, स्पेशली जब आपके अंदर अंदर जो है हार्ट रिस्क के फैक्टर्स हैं, हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हम अभी बात करेंगे। हाँ, हाँ, तो आप जाके चेकअप करा लेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बिल्कुल, फिर जो लाइफ है नॉर्मल एक आदमी की तरह जी जा जी सकते हैं। सकते हैं। आपने जैसे औरतों के सिम्पटम्स की बात की कि थोड़े से एटिपिकल होते हैं, वो मोस्टली गैस, एसिडिटी, नौसिया या वॉमिटिंग लेकर के आती है। इसको थोड़ा-सा और बताइए? जो सबसे जो टिपिकल सिम्पटम मैंने बताया, चेस्ट में हैवीनेस हाँ, होना या कंजेशन होना, चलने में पेन आना, सांस फूलना, वो विमेन में थोड़े कम होते हैं। ओके, विमेन में क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से दूसरे सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। वो होते हैं जैसे फटीग होना, बहुत थकावट हो रही है, आप चल रहे हैं तो इतना थक गई, बिल्कुल वीक हो गई, जैसे आप बैठ जाती हैं, जो पहले अच्छा, नहीं हो रहा था, हाँ, या स्वेटिंग हो रही है चलने में, या आपको नौजिया हो रहा है हुँ, बहुत, बार बार लगता है जैसे गैस सी जैसे लग रही है हुँ, आपको, या फिर आपको बर्निंग हो रही है चेस्ट में। ओके, हाँ, टिपिकल पेन नहीं है बट बर्निंग है। ठीक है। या फिर आपका बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, चक्कर से आके आपको लग रहा है मैं गिर जाऊँगी जैसे। हुँ, हुँ, तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो वुमेन में बहुत टिपिकल होते हैं, बट ओके, यूजुअली ये एटिपिकल है हार्ट डिज़ीज़ के। तो कोई ऐसी चीज़ जो नया आया है, हुँ, ऐसी इस तरह के सिम्पटम्स और जो पहले नहीं थे और वो ठीक नहीं हो रहे, एक नॉर्मल ओवर द काउंटर टैबलेट्स जो गिडीनेस की होती है, गैस की टैबलेट्स हुँ, होती है, हुँ, तो बेटर है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना हार्ट का वर्कअप करा लिया जाए। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो हार्ट से रिलेटेड सिम्पटम्स होते हैं, वो तुरंत आना शुरू होते हैं या धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आ रहे हाँ, तो होते हैं? ऐसा होता नहीं है यूजुअली, कभी हार्ट डिज़ीज़ टाइम देती है। ठीक है। हम इग्नोर कर रहे होते हैं हाँ, हाँ, सिम्पटम्स को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हार्ट डिज़ीज़ के सिम्पटम शुरू होते हैं, वो जब ब्लॉकेज आपके हार्ट के अंदर 70 या 70 से ज़्यादा होती है। अच्छा, तो यूजुअली 70 से नीचे हमें पता ही नहीं चलता, पता ही इसलिए नहीं। उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। करेक्ट, तो या किसी को ब्लड प्रेशर आता था, उसने इग्नोर कर दिया कर अपना, या दिया। शुगर इग्नोर कर दिया, हुँ, हाई कोलेस्ट्रॉल इग्नोर कर दिया। तो ये डिज़ीज़ जो है सिम्पटम्स तभी देती है जो 70% ज़्यादा होती है। बट उससे पहले हमें अपने रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। हुँ, तो इनिशियल जो सिम्पटम शुरू होते हैं, वो धीरे-धीरे शुरू होते हैं, ऐसे नहीं सडनली आ जाते हैं। हाँ, हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, जो जैसे मैंने बताया आपको, इसको बोलते हैं एंजिना। ओके, तो एंजिना जो होती है वो हार्ट अटैक से पहले की इवेंट्स होती हैं, या आप बोल सकते हैं प्री हार्ट अटैक वार्निंग सिम्टम्स। हुँ, आपका हार्ट जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप जब चल रहे हैं तो मैं वो लोड नहीं उठा पा रहा हूँ, हाँ, मैं कोई भी हैवी वर्कलोड या स्ट्रेस की वजह से जो लोड है मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, और वो चीख चीख के बोल रहा है कि रुक जाओ, मेरे को पेन हो रहा है, करेक्ट, मैं वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा हूँ ऑर्गन्स को। हुँ, तो ये एंजिना है। तो ये शुरू होती है करीब 2 से 3 महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले।
और हम इग्नोर हार्ट करते अटैक रहते पास। बट कई लोगों में सालों साल चलती रहती है, जिसको हम स्टेबल एंजिना बोलते हैं, वो लोग चलते रहते हैं। बट सडन वर्सनिंग सिम्टम्स की, आप पहले 3 फ्लोर चढ़ते थे तो आपको पेन होता था, बट अब क्या हो रहा है, 1 फ्लोर पे हो रहा है, तो ये वर्सनिंग है, ये हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है। बिल्कुल। रिस्क फैक्टर्स की आज जब आप बात कर रहे थे, तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा दिल की बीमारी होने का रिस्क रहता है? तो जो इंडियंस में सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर वो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स। हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं पीछे से, जो लिनिएज है हमारी, कि हम लोगों को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है। उसके क्या कारण है? एक तो हमारा जो आर्टरीज़ का साइज़ है वो छोटा है, एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। अच्छा। हमारी आर्टरीज़ का साइज़ छोटा है, छोटा। तो उसमें डिजीज़ जल्दी आने के चांसेस ज़्यादा है। हम्म। दूसरा, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। जो एचडीएल और एलडीएल की बात करते हैं हम, तो वो ज़्यादा होता है एलडीएल। एक तो वो रीज़न हो गया। दूसरा, हमारे जो एक तरह से ओबेसिटी है, वो सेंट्रल ओबेसिटी है, हमारे पेट पे ज़्यादा फैट जमा फैट होता है, जमा हम होता क्योंकि है। कार्ब डाइट ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स कम होते हैं। हम्म। दूसरा, ये तो हमारी जेनेटिक लिनेज होगी, हमारे जो प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स हैं कि ये तो हो गई आपको। जो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमारी लाइफस्टाइल है। तो एक जो हम जैसे कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आते हैं तो 50% जो होते हैं उसमें, वो होते हैं हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स। तो डायबिटीज़। डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन जाएगी हिंदुस्तान 2030-2035 तक, इतनी डायबिटीज़ है। तो हम प्री डायबिटीज़ इग्नोर करते हैं। जब हमारा HbA1c लेवल 6.1, 6.2 या 5.9 पे घूम रहा होता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। फिर हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बताया, चिकना ज़्यादा खाना, फ्राइड फूड ज़्यादा खाना, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल। फिर स्मोकिंग, हाँ। जो यंग लोग हमारे पास हार्ट अटैक के आ रहे हैं, उसमें से 40 से 50% लोग स्मोकर्स होते हैं। तो जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता, बट स्मोकिंग की वजह से उसमें क्लॉट्स होते हैं, अच्छा। केवल खून के थक्के जमे होते हैं, तो हम उसको क्लियर करते हैं, फिर दवाइयाँ देते हैं। तो स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर जो आपको बताया मैंने, ओबेसिटी, ओवरवेट होना, फिजिकल इनएक्टिविटी। आप बैठे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ कल्चर, आप बैठे हैं, खाए जा रहे हैं और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, नाइट जो हम जॉब नाइट करते हैं शिफ्ट्स। आजकल, हाँ। नाइट शिफ्ट्स हैं हमारी। तो ये सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है एक हार्ट ब्लॉक को बनाने में। बढ़ावा देने का। हाँ, और यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी तो ब्लॉकेजेस बढ़ती जाती हैं, फिर हार्ट अटैक की तरफ ले जाती हैं। एग्जैक्टली। आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो चांसेस है कि अगर एक बार दिल की बीमारी हो गई तो मॉडिफाई करके फिर हम नॉर्मल जिंदगी कभी जी सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए किसी को ब्लॉकेज शुरू हो गई, हम्म। 50% 70% उसको ब्लॉकेज है, बट वो अपनी लाइफस्टाइल को रिवर्ट कर देता है बिल्कुल, तो आप वो ब्लॉकेज को आप कम नहीं कर सकते, बट आप उसको वहाँ रोक सकते हैं। ओके। तो कोई भी जो ब्लॉकेज है मेन आर्टरीज में, अगर हार्ट के है, वो तब फेटल होती है जब वो 70 से ज़्यादा होती है। तो अगर आपने 70 से पहले ब्लॉकेजेस को पकड़ लिया और उसको वहाँ रोक लिया अपनी लाइफस्टाइल से, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, तो डेफिनेटली एक आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और लॉन्जिविटी उसकी सेम रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम रहेगी, अगर वो प्रॉपर तरह से उसका इलाज करे। ओके। अगर लाइफस्टाइल में हम लोग जो चीज़ें उन्हीं सब की बात करें, तो आई थिंक सबसे बड़ा जो आज के समय में जो चीज़ बढ़ी है वो है स्ट्रेस। Yeah. हमारे काम का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, हर छोटी चीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेरे हिसाब से आजकल के लोगों का तो फेवरेट वर्ड बन चुका है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। Yeah, कुछ yeah. भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी Yes, हो yes. रही है। तो इन सब की वजह से जो स्ट्रेस है, ये क्या सबसे बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है हार्ट डिजीज़ का? तो अगर हम बात करें ना, खाली स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, वो 10% है, 15% है, 10%। बट स्ट्रेस प्रेसिपिटेट कर देता है। मतलब? तो जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 लोग हार्ट अटैक के साथ आए, तो उसमें किसी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, केवल स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, तो वो 10% कैसे हैं? 100 में से 10 लोग हैं। 10 लोग। बट बाकी के जो लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ होता है, जैसे मैंने बताया, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर। स्ट्रेस से शुगर भी हो सकती है, स्ट्रेस से बीपी भी बढ़ सकता है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट स्ट्रेस प्रेसिपिटेट कर देता है। तो ये चीज़ें तो पहले भी होती थी, शुगर पहले भी होती थी, ब्लड प्रेशर भी होता था, लोग मोटे भी होते थे, हमारा खाने का स्टाइल ऑलमोस्ट सेम था पहले, अभी कुछ जंक फूड ज़्यादा हो गए हैं, बट स्ट्रेस नहीं होता था इतना। करेक्ट। तो आजकल जो फास्ट लाइफ है, जिसमें हम भागे जा रहे हैं एक तरह से कंपटीशन। कॉम्पिटिशन की वजह से, फिर उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस जो हॉर्मोन्स हमारे, जो कैटेकोलमीज होते हैं, एक्साइटेटरी हार्मोन्स, वो बढ़ जाते हैं, ऑक्सीडेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से लेमैन में मैं बोलूँ तो स्ट्रेस की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। अब आप ऊपर से स्मोकिंग कर लीजिए तो उसको जल्दी हो जाएगा। तो स्ट्रेस से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस से, अगर मान लीजिए किसी को 50% ब्लॉक पड़ा हुआ है और वो बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस में, फिजिकल स्ट्रेस अलग चीज़ है, मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, वो ब्लॉकेज फट जाती है। तो सीधे ब्लॉक, फट ही जाएगी। हाँ, वो ब्लॉक फट जाती है, जिसको हम बोलते हैं रप्चर ऑफ प्लाक, अच्छा। रप्चर ऑफ स्टेबल प्लाक। आपको 40% ब्लॉक पड़ी थी, क्योंकि जेनेटिक्स आपकी आएगा आपको, करेक्ट। आप जेनेटिक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वो ब्लॉकेज फट जाती है, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एथेरोथ्रोम्बोसिस, दैट कॉजेज हार्ट अटैक। तो आर्टरी पूरी बंद हो जाती है। तो स्ट्रेस इज ए बिगेस्ट फैक्टर एक्चुअली। तो रात को जैसे हम जाग रहे हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, आपने साइकिल चेंज कर दी अपनी, REM स्लीप, नॉन REM स्लीप का रिदम चेंज हो गया,
आप 3 बजे सो रहे हैं, जबकि हमें 3 से 5 के बीच में ही सबसे ज़्यादा कैटेकोलमीन्स के जो रिलीज होता है, उसी में सबसे हाई बीपी होता है, और आप जाके काम कर रहे हैं, उसी वक्त आप खा रहे हैं। तो ये रीजंस हैं जो हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। तो स्ट्रेस इज ए वेरी ग्रेट फैक्टर फॉर दिस। एग्जैक्टली आप नाइट शिफ्ट को लेकर के इतना बोल रहे हैं, तो आप क्या हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि नाइट शिफ्ट बंद कर दो, इसकी वजह से दिल की बीमारियां बढ़ आप रही देखिए, हैं? देखो काम है एक तरह से, लाइफ है उस तरफ से चल रहा है, तो नाइट शिफ्ट बंद करने का मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। होनी चाहिए। और जो स्लीपिंग आवर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो 1 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक होने चाहिए। रात के वो 1 जो से जो सुबह पीरियड है, 7। जो बीच का 2 से 5 बजे का, हाँ। जिसमें हम जाग रहे होते हैं, या 1 से 5 बजे का, वो सबसे फेटल पीरियड होता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पड़ते ही अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि उसी टाइम में हमारे रिदम डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसी टाइम में हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसी टाइम में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसमें खून गाढ़ा होता है, और हम उसमें सो नहीं रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे जाग रहे हैं हैं, हम तो उसमें। उस टाइम हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा होता और यूजुअली हमारे पास जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, उनको सिम्टम शुरू ही 5-6 बजे होते हैं, है। और वो गैस की दवाइयाँ खाते हैं और दुनिया भर की सारी इलाज कर लेते हैं अपने, जो घर में घरेलू होम रेमेडीज होती हैं। उसके बाद उसके आते बाद हैं लेट आते हैं, वो हम्म। 3 बजे 4 बजे आएंगे, 5 बजे शाम को आएंगे, या 1-2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, इंडिया में हार्ट अटैक का इलाज करने की जो प्रेजेंटेशन टाइम है, हॉस्पिटल जो आने का पहुंचने का टाइम है, टाइम है, हाँ। वो सबसे ज़्यादा डिलेड है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल। 24 घंटे से 48 घंटे हम लोग पहुँचते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने कहा कि जैसे इतना लेट आते हैं लोग, सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं सबसे पहले, तो फिर ये जो होम रेमेडीज है वो सब ट्राई करते रहते हैं। कुछ ऐसे जो एकदम मतलब इमीडिएट अगर हमें साइंस दिख रहे हैं कि तुरंत समझ जाना चाहिए कि नहीं ये हॉस्पिटल जाने वाले साइंस है, इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता या किसी और चीज़ से नहीं हो तो सकता, वो क्या कोई होंगे? कोई भी, जैसे चेस्ट में मैंने बताया, चेस्ट में एकदम से कंजेशन शुरू हुआ, अगर सो रहा है इंसान हाँ उसी टाइम हाँ, पर। सो रहे थे, जैसे हाँ। सोते उठ के आपको पसीना आने लगे, कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, ठंडे पसीने, बिना किसी बात के, जो कभी नहीं आया आज तक, ठीक है। या फिर आपको सांस फूलना शुरू हो गया, हाँ। या चेस्ट में जकड़न शुरू हो रही है कि आपसे बिल्कुल लेटा ही नहीं जा रहा, और जिसके साथ वॉमिटिंग नहीं है। अगर खाली प्योर वॉमिटिंग से शुरू हो तो वो गैस हो सकती है, ठीक है। तो आप गैस की दवाइयाँ ले लीजिए, बट कोई भी चीज़ ऐसी जो 15 मिनट 20 मिनट के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, स्पेशली आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, वो बहुत हाई है या बहुत लो है, कितना? जैसे लो हम बोलते हैं कि 100 से नीचे है, 80 से नीचे है बीपी ठीक है, है। या फिर हाई बीपी 170 180 से ऊपर है, ऊपर वाला बीपी, हाँ। तो इसका मतलब जो चीज़ ऐसे पहले नहीं थी, बट अब कुछ स्ट्रेन अचानक सा से हो हो रहा रही है। है, हाँ। साथ में पल्स बहुत हाई है आपकी, या पल्स बहुत लो है, जैसे पल्स 50 से नीचे है, या पल्स आपकी 120 से ज़्यादा है, और स्वेटिंग हो रही है, साथ में आपको पसीना आ रहे हैं, साथ में चेस्ट में पेन हो रहा है, कंजेशन हो रही है, और आप लेट नहीं पा रहे हैं, सांस फूल रहा है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आपने ऑक्सीमीटर से चेक की वो कम है, वो पॉइंट है कि अब ये गैस का पेन नहीं है, अब सीधा घर आप हॉस्पिटल जाइए और ईसीजी कराइए। असली चीज़ है कि आपने ईसीजी कितनी देर में कराया। कराया। अगर आपने ईसीजी से हार्ट अटैक को डायग्नोज कर लिया, राइट ट्रीटमेंट ले लिया, तो जो कोई भी पेशेंट है, इंडिविजुअल है, वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ईसीजी में क्या देखा जाता है एग्जैक्टली हार्ट डिजीज हार्ट के लिए? अटैक उसे पता चल जाता है हमें कि रिदम डिस्टर्बेंस है, ओके। या ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स हैं हार्ट के ऊपर, या हार्ट अटैक चल रहा है। अच्छा। तो अगर आप हार्ट अटैक को, इसको बोलते हैं हम गोल्डन आवर, हाँ। तो अगर आपने हार्ट अटैक को 2-3 घंटे से पहले पकड़ लिया, उसको ट्रीट कर दिया, चाहे दवाइयों से, ब्लड थिनर से, या एंजियोप्लास्टी जिसको हम बोलते हैं, हम ब्लॉक को खोल देते हैं स्टेंट से, बलून से, तो उससे आप आर्टरी का फ्लो ले आएंगे, ठीक है। तो हार्ट डैमेज बच जाएगा। अल्टीमेटली वी हैव टू सेव द मसल, सेव हार्ट मसल। आपने हार्ट मसल सेव कर लिया तो नॉर्मल लाइफ चलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर ऐसे कई लोग होते हैं जिनको एक दो बार, कई बार हार्ट अटैक्स आ चुके होते हैं, मिनी हार्ट अटैक भी, नॉर्मल बिग हार्ट अटैक भी, तो इतनी बार जब हार्ट अटैक किसी को आ रहे हैं तो एक ही बार के हार्ट अटैक में दिल पर कितना डैमेज हो जाता है? वो डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है। ओके। तो यूजुअली देखा जाए तो जैसे एक एलईडी आर्टरी होती है सबसे बड़ी, उसको बोलते हैं बहुत बड़ा हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। ठीक है। हार्ट अटैक है, चाहे छोटी आर्टरी को हार्ट को झटका लगने मतलब हार्ट अटैक है। हम्म। तो लेमैन के लिए कि लोग बोलते हैं, जैसे प्रैक्टिशनर्स होते हैं कि बड़ा हार्ट अटैक था, छोटा हार्ट अटैक था जो साइलेंटली निकल गया। हाँ। तो अगर पेशेंट कोई बहुत एक्टिव है और ज़्यादा उसमें कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं, तो कई बार होता है कि ब्लॉकेज थी, उसने छोटा हार्ट अटैक देके चला गया, इसको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। आपने एको किया तो उसमें हार्ट का फंक्शन कम हो गया। तो अगर मेजर हार्ट अटैक होता है तो हार्ट का फंक्शन यूजली 60 से 40%, 35%, 30% आ सकता है। नॉर्मल हार्ट का फंक्शन अराउंड 60% होता है। ठीक है। और छोटे हार्ट अटैक से 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, बट छोटा हार्ट अटैक भी एक तरह से सिग्नल है कि बाकी की नसों में और ब्लॉकेजेस हो सकती है, तो इवैल्यूएट करना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि छोटा हार्ट अटैक है तो आप एस्पिरिन खाते रहिए और छोड़ दीजिए। नहीं। ओके। दवाइयों का कितना रोल है? जैसे आई थिंक आज के समय में, पिछले अगर 2-3 सालों में देखें तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने का जो चलन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी को कोई नॉर्मल पेन भी होता है तो कोई भी जाकर के पेन किलर खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा पेन किलर की वजह से भी दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं?
पेन किलर्स की वजह से डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, बट हाँ जिनको टेंडेंसी है हाँ। तो आप ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं तो कई बार होता है खून गाढ़ा होता है उल्टा से, तो उसकी वजह से कई बार हो सकता है, कुछ कॉक्स2 इनहिबिटर्स करके दवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ सकते हैं, बट डायरेक्ट लिंकेज नहीं है उसका ओके। पेन किलर्स की वजह से। हाँ पेन किलर्स और आप साथ में पहले से हार्ट की बीमारियाँ दवाइयाँ खा रहे हैं सारी, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज कई बार बढ़ जाती हैं। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ है कंट्री में हमारी। लोग गैस को ही लेते रहते हैं, सिंपल सी बात है कि उनको लगा गैस है, वो सोचते ही नहीं है, एक तरह से वो डर रहे हैं कि नहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, जबकि आज की डेट में कोई एज कोई जेंडर कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। करेक्ट है। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हमारा फूड ऐसा है, हमारी लाइफ एक्टिविटी इतनी है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आधे घंटे 1 घंटे से ठीक नहीं हो रही है, आप ऐसा मत कीजिए कि गैस की दवाई खा के अपना बैठ गए। तो ओवर द काउंटर गैस मेडिकेशन लोग लेते रहते हैं, 3-4 दिन तक यूजुअली लोग गैस की दवाइयाँ खाते हैं, और जब ईसीजी करते हैं तो हार्ट अटैक फुल ब्लोन हो चुका होता है, इवॉल्व हार्ट अटैक। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, हार्ट की मसल डैमेज होगी, आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, फिर पूरी लाइफ आप एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, तो आपका हार्ट उतना पंप ही नहीं करेगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, सांस फूलेगा, आप रात को सो नहीं पाएंगे, स्वेटिंग होगी, और आपकी जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको अर्ली सिम्टम्स को अवेयर हो जाए, उनको पकड़ लें, ईसीजी कराएं, ट्रीट कराएं। आजकल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम उनकी बात करें, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, इवन हमारा खाना भी पोल्यूटेड है आज के टाइम पर, तो क्या इन सब की वजह से हार्ट डिजीज़ में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है? तो ऐसा देखो कोई डायरेक्ट अभी कोई ऐसा कोई स्टडी नहीं आया कि बिल्कुल लिंक उसके साथ है, बट हाँ जो स्मॉल पर्टिकुलर मैटर होता है पॉल्यूशन में, एयर में जो है, उसका डायरेक्ट रिलेशन कुछ स्टडीज़ ने प्रूव किया है हार्ट कि डिजीज़ जो से। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ओके। खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीडेंट रेडिकल्स ज़्यादा घूम रहे होते हैं उस पर, पॉल्यूशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज में स्पैज़म हो सकता है, इवन इफ ब्लॉक नहीं है तो कई बार स्पैज़म हो जाता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ जो पिछले 20 साल 25 साल में चेंज हुई है, जो हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, उसमें पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न है। जो अर्बनाइजेशन हुआ है, इतनी व्हीकल्स बढ़ गई हैं सड़कों पे, तो उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो एसपीएम जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकुलर मैटर, उसका रिलेशन है इससे हार्ट अटैक हार्ट से। अटैक से। और खाना जो हमारा इतना ज़्यादा खाना पोल्यूटेड आपको है। मालूम है कि वो पेस्टिसाइड्स तो हैं ही उसमें, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, तो पेस्टिसाइड्स का रिलेशन यूजुअली कैंसर से है डेफिनेटली, बट हार्ट अटैक से कितना है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका, ऐसा कोई डायरेक्ट कुछ नहीं है अभी, बट हाँ प्रोसेस्ड फूड का बहुत रिलेशन है। कोल्ड प्रोसेस्ड फूड जो है, हम एकदम से इजीली अवेलेबल फूड है, पैकेज फूड्स है, हम उसको गर्म करके खा जाते खा हैं, लेते उसमें सोडियम अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं। अब उसका क्या डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है उससे, जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़े, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी फूड्स। ओके। तो अगर किसी का 50% का ब्लॉक स्टेबल पड़ा हुआ है और वो बहुत प्रोसेस्ड फूड खाता है, इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाता है, या बहुत इजीली अवेलेबल जो फूड्स होते हैं वो खाता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, वो छोटा सा प्लाक होगा, फट जाएगा, हार्ट अटैक दे देगा। करेक्ट। तो कुछ ऐसे 20% 30% केस हमारे पास आते हैं हमारी इमरजेंसीज में, हमारे आईसीयू सीसीयूज में, जिसमें हम रीज़न नहीं पता कर पा रहे हैं, बट व्हेन वी कम टू नो कि उसकी लाइफस्टाइल क्या थी, तो वो हफ्ते में 15-20 दिन एक पैकेज फूड ही खाता था, तो हो सकता है इसी से रिलेशन था उसका। तो हेल्दी फूड खत्म हो गया, फाइबर्स खत्म हो गया, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, ये सारी रीजंस है, ये साइकिल है। एग्जैक्टली। और आई थिंक आजकल एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत ऑर्डर करके खा लीजिए, इतने सारे आपके पास ऐप्स हैं, आप बाहर जाइए तो स्ट्रीट फूड्स की लाइन लगी हुई है, तो आप कहीं से तो कुछ भी कंज्यूम मैं करके यही खा बोलता सकते हूँ, हैं। जो मेरे से पूछते हैं कि क्यों हार्ट अटैक हुआ, तो 20 साल पहले ये सब चीज़ें होती थी नहीं थी। पहले भी घी खाया जाता था, पहले भी मिठाइयाँ खाई जाती थी, इतना डायबिटीज़ नहीं था, लोग चलते रहते थे। हाँ। तो 20 साल में क्या चेंज हुआ, हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई, हमें प्रोसेस्ड फूड मिल गए, हमें पॉल्यूशन मिल गया, हमें पेस्टिसाइड्स मिल गए, तो हमें स्लीपलेसनेस मिल गई, स्ट्रेस मिल गया, तो ये चीज़ें जो पिछले 20 साल में चेंज हुई और हार्ट अटैक हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर जैसे हम चाहते हैं कि हम वापस से उन 20 साल में चले जाए जो पिछले हमारे गुजर चुके हैं, जब इन सबको खाने पीने ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी हम सही थे, फिट थे, तो हमें फिर अपनी लाइफस्टाइल में अभी से क्या बदलाव लाना होगा और एज अ सोसाइटी हमें क्या चेंज करने की देखो जरूरत है? गवर्नमेंट पॉल्यूशन पे तो काम कर ही रही है, काफ़ी सीएनजीज आ गई हैं, जैसे है ना, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इलेक्ट्रिक हाँ व्हीकल्स हाँ, वगैरह भी आ इलेक्ट्रिक रहे व्हीकल्स हैं। आ रहे हैं, और फिर साथ में अब जैसे प्लांटेशंस हो रहे हैं ना, ट्रीज़ की बात की जा रही है, कटिंग कम हो गई है उसमें, तो ये सब चीज़ें, अब नेचर को तो आपको रोकना ही पड़ेगा, उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे हैं। पॉल्यूशन तो हम पूरा तो हटा नहीं सकते, बट डेफिनेटली हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। तो जब पॉल्यूशन है तो आप कम से कम स्मोकिंग तो छोड़ सकते हैं, हाँ। या फिर आप जो पैकेज फूड है उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप हेल्दी फूड क्यों नहीं बना सकते घर में, आप घर पे खाना बनाएंगे, वॉक भी करेंगे, कुछ थोड़ा चलेंगे, एक्टिविटी होगी, कैलोरी बर्न होगा, वेट लॉस होगा, अल्टीमेटली वी हैव टू लूज वेट।
उससे आप 50% हार्ट अटैक कम कर सकते हैं। ओके। तो ओबीस पीपल को हम कंपेयर करें एक नॉर्मल आदमी से, तो उसकी लॉन्जिविटी नॉर्मल आदमी की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओबीस ओबीस पीपल। हाँ, ओबेसिटी की वजह से बहुत बीमारी होती है, खाली हार्ट की बीमारी नहीं होती है। तो अगर हम ये चीज़ें कर लेंगे तो पॉल्यूशन हो भी सही तो भी चांसेस हार्ट अटैक के कम है। एग्जैक्टली। ऐसे तो बहुत कंट्रीज हैं, वेस्टर्न पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, सबको इंडिया के जैसे हार्ट अटैक नहीं नहीं होते। होते तो पॉल्यूशन इज अ पार्ट बट नॉट द ओनली पार्ट। तो इसलिए बाकी चीज़ें भी हमें करेंगे तो पॉल्यूशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। डायबिटीज का फिर कितना रोल है, क्योंकि डायबिटीज को डायरेक्ट लिंक बोला जाता है हार्ट Yes. डिजीज से होने का। तो जैसे मैंने बताया था कि 50% 40% पेशेंट जो हार्ट की डिजीज़ के हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, Diabetes. चाहे वो हार्ट अटैक के हों, चाहे हार्ट फेलियर के हों, या रिदम डिस्टर्बेंसेस के हों, या ब्लड प्रेशर के हों, वो डायबिटिक होते हैं। और डायबिटीज़ में किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन होती है। अच्छा। किडनी डिजीज़ से हार्ट डिजीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ जो हार्ट को इफ़ेक्ट करती है वो 2-3 जो रास्ते हैं उससे इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले डायबिटीज़ की वजह से हार्ट की मसल वीक हो सकती है। आपको ब्लॉकेज नहीं बट मसल वीक हो गई, या ब्लॉकेजेस उसमें पैदा हो जाती है क्योंकि शुगर जो है अगर आपकी बॉडी में घूम रहा है ब्लड में, वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो जमेगा वहाँ पे, फिर साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है डायबिटीज़। तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल मिलके एक हार्ट की आर्टरीज के अंदर प्लाकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो यूजुअली 10 साल 12 साल पे वैसे ही शुरू हो जाती है। एजिंग प्रोसेस जब बच्चा पैदा होता है तभी से शुरू हो जाता है। अच्छा। तो 10th ईयर ऑनवर्ड्स या सेकंड डिकेड में शुरू प्लाक जमना शुरू हो जाता है। ओके। तो मान लीजिए किसी को 20 और 25 साल में शुगर और बीपी आ जाता है तो उसको 30-35 साल पे हार्ट डिजीज हो जाएगी। अच्छा। तो डायबिटीज जिनको है उसमें से केवल 10 से 20% लोग हैं जो हार्ट डिजीज से फ्री रहते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में हार्ट डिजीज आ जाती है। 80-90% लोगों में चांसेस होते 70-80% में कुछ ना कुछ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फिर जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं या प्री डायबिटिक भी हैं, उन्हें फिर अभी से क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो हार्ट डिजीज की तरफ ना बढ़े? तो प्री डायबिटीज जो है वो 4 से 5 साल में डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है अगर आपने वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू फॉलो की तो अगर आप शुरू से अपना वेट लॉस कर दें, मीठा बंद कर दें, एक्सरसाइज करें, वेट गेन ना होने दें और स्ट्रेस हटाएं अपना, तो उससे आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज की तरफ हट सकते हैं। ठीक है। आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका वजन ज़्यादा हो तो वजन लॉस कर लिया जाए। आजकल बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं, फिर साथ में कुछ दवाइयाँ आ गई हैं जिसको जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बैरियाट्रिक सर्जरीज हैं जो वेट लॉस करने कर सकती हैं, जिससे आप डायबिटीज़ को रिवर्ट कर सकते हैं एक्चुअली। तो अगर आपने अपनी डायबिटीज़ कम कर ली तो आपके हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारा एक साइकिल है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है डायबिटीज़ की वजह से, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो ये सारा चीज़ें मिलकर अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ ही करती है। ओके। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उन्हें अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में ये मॉडिफिकेशंस तो करनी पड़ेंगे, वरना चांसेस है कि आगे चल के उन्हें तो अगर दिल से किसी जुड़ी किसी को बीमारी होगी। डायबिटीज है, एक पेशेंट है जिसका कंट्रोल डायबिटीज है, एक अनकंट्रोल अनकंट्रोल डायबिटीज डायबिटीज है, है। तो कंट्रोल्ड वाले को हार्ट डिजीज हो भी जाएगी तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। अच्छा। बट अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो और ब्लॉकेजेस हैं तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है, उसका हार्ट की मसल वीक हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट कि आपने कितना कंट्रोल रखा अपने रिस्क फैक्टर्स पे। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर का फिर कितना रोल है हार्ट डिजीज को और ज्यादा बढ़ावा बहुत देने में? इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर। जो यंगर इंडिविजुअल्स आ रहे हैं तो उसमें स्मोकिंग और ब्लड प्रेशर कॉमनली, तो हम लोग बीपी को इग्नोर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप्स कैंप्स होते हैं या चेकअप्स के लिए आते हैं, तो अराउंड 20-30% पेशेंट्स का बीपी जो नीचे है वो 90 होता है। तो वो क्या सोचते हैं 90 नॉर्मल है, एज से होता है, स्ट्रेस से होता है, दे डोंट ट्रीट दैट बीपी। तो अगर 90 बीपी भी आपका 4 साल हाई रहेगा तो आपकी आर्टरीज में थिकनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपकी किडनी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा, तो किडनी डिजीज से हार्ट डिजीज बन सकती है। और ब्लड प्रेशर से जब थिकनिंग शुरू हो गई और साथ में और रिस्क फैक्टर्स हैं तो अल्टीमेटली ब्लॉकेज बना देगा। तो बीपी भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इंडियंस में। हाँ। और ब्लड प्रेशर का आपको मालूम है कई सारे रीजंस है, जेनेटिक्स है, स्ट्रेस है, हमारी हाई सॉल्ट डाइट है, ओबेसिटी है, इनएक्टिविटी है। आपको स्वेटिंग हो ही नहीं रही, आप एसी में कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, तो आपका एसी तो है, मतलब आप एसी में बैठे हैं, स्वेटिंग हो ही नहीं रही, उधर से सॉल्टी पैकेज फूड खा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर इज बाउंड टू हाई। बिल्कुल। तो बीपी फिर नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए और कब कम ज्यादा हो जाए तो हमें नॉर्मल थोड़ा जैसे अलर्ट एक रहने हम की बोलेंगे जरूरत 60 साल से नीचे के जो कोई भी हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है 140-90 से नीचे होना चाहिए, बट आइडियल बीपी इज लेस देन 120-80। दिस इज 128 आइडियल बीपी ओके। फॉर यंगर पीपल। बट 140-90 से नीचे ठीक है, आप लाइफस्टाइल से और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हाई बीपी है एल्डरली के लिए अगर बोले हम, जैसे मोर देन 75 ईयर्स 80 ईयर्स, तो उनके लिए 150-90 से नीचे वो रेंज ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कम करते हैं तो फॉल कर सकते हैं। बट आइडियल बीपी इज अराउंड लेस देन 120-80 और 120-80। ओके। तो क्या हाई बीपी और लो बीपी दोनों ही उतने खतरनाक है हार्ट डिजीज के लिए? लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते हैं इतना जितना हाई बीपी से होते हैं। लो बीपी तो हम काफ़ी कॉमन देखते हैं उसमें, बट हाँ लो बीपी से फॉल होना, गिडनेस होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके कई अलग चीज़ें। बट लो बीपी इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से, हार्ट अटैक से, लो हार्ट फंक्शन से लो बीपी हो सकता है। अच्छा। हाँ, बट ये उल्टा नहीं है।
तो डॉक्टर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक हाई रह ही रहा है तो कितने चांसेस है उनको आगे चलकर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर हो सकता है? बहुत चांसेस हैं। अगर आपका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट ब्लड प्रेशर डायरेक्टली हार्म कर सकता है आर्टरीज को, आपकी हार्ट मोटा हो सकता है, हार्ट पे लोड पड़ सकता है, आर्टरीज थिक हो जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये डायरेक्ट इफेक्ट्स हुए ब्लड प्रेशर के हार्ट के ऊपर। एक होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट मतलब ब्लड प्रेशर है, आपको किडनी डिजीज शुरू हो गया, तो किडनी डिजीज अगर शुरू हुआ, क्रेटिनिन बढ़ा आपका, तो उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। किडनी जैसे ही इफेक्ट होता है हार्ट से, तो एल्ब्यूमिन यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है, उससे आपकी हार्ट की मसल वीक हो सकती है। तो ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक है, बट हाइपरटेंशन इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज इन इंडियंस। हम ब्लड प्रेशर को इग्नोर करते हैं, बट हमें अर्ली उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, जिससे हम हार्ट डिजीज बचा सकें। तो बीपी तो एक रिस्क फैक्टर है ही, कोलेस्ट्रॉल भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं इसके बारे में, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो शरीर में फिर कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस वजह से भी हार्ट डिजीज़ के चांसेस तो बढ़ एक जाते हैं? रेंज होता है जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100, और अगर जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है जैसे, तो हम बोलते हैं एलडीएल लेस देन 70 होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट करा कराते हैं लेते और वो देखते हैं रेंज जो है, वो जो सबके लिए लिखी है वो नॉर्मल है, हैं। बट एवरी इंडिविजुअल जो है ना, उसका रिस्क फैक्टर अलग है। अब कोई डायबिटिक है और कोई नॉन डायबिटिक है, तो डायबिटिक के लिए जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 70 होना चाहिए, अच्छा। नॉन डायबिटिक के लिए लेस देन 130 भी चलेगा। तो कोई एक्टिव लाइफस्टाइल है किसी की और उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो अंडर वेट या नॉर्मल वेट है, तो उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 इज ओके। ओके। बट फॉर दोज पीपल जिनको हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है या हाई बीपी है या स्मोकिंग है या फिर आपको ओबेसिटी है, ओवरवेट है, उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 नहीं है लेवल, उसका हमें जो एलडीएल लेवल चाहिए वो लेस देन 70 चाहिए। 70 से या नीचे? और अगर किसी को हार्ट डिजीज थी पहले से, या किसी को कोई एंजियोप्लास्टी हुआ है, या किसी का बाईपास हुआ है, या किसी को पैरालिटिक अटैक पड़ा, स्ट्रोक पड़ा, तो उसका तो आज की डेट में जो हमारी लिपिड गाइडलाइंस है वो ये बोलती हैं कि इंडियंस में बेटर है कि एलडीएल को आप लेस देन 55 रखें। हमारे यहाँ पे हम बताते हैं लेस देन 55 रखें, तो लोग देखते हैं ये तो बहुत कम हो गया, बिल्कुल। फिर वो दवाई अपने आप कम कर देते हैं, वो रिस्की होती है। तो डॉक्टर, अगर कोई चाहता है कि उनको आगे चल करके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स ना हो, अभी से ही आपको क्या लगता है कि उनको अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें या तो बंद कर देनी चाहिए या बदल देनी चाहिए? तो जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स देखे, तो सबसे पहले तो आपको अपना स्कोरिंग करनी चाहिए ठीक है। कि भाई आपके अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या आप प्रोन हो हार्ट डिजीज के लिए नहीं हो। तो अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, या वैसे भी आपको हार्ट डिजीज से बचना है, तो अपने वेट को कंट्रोल में रखना। हाँ नज़र में रखिए कि आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा, आपका पैंट तो, ट्राउजर्स तो नहीं टाइट हो रहे हैं, या आप वेट गेन तो नहीं कर रहे हैं, या आपका स्पाउस तो नहीं बता रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लेकिन वजन कम होने लगे तो वो भी दिक्कत है नहीं, क्या? वो तो अलग चीज़ है, बट उससे हार्ट डिजीज नहीं होती। नहीं होते। हाँ, यू शुड बी इन द नॉर्मल रेंज। जो हमारा बीएमआई है, BMI, हाँ। वो 21 से 23 24 तक चलता है। ओवरवेट मोर देन 25 इज ओवर, ठीक है। एक तो वजन पे ध्यान रखिए, दूसरा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे चेक कीजिए। कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट लिंक है बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया, एलडीएल आइडियली लेस देन 130 से रखेंगे चाहिए। आप गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा नहीं सकते, उसको बढ़ाने के बहुत कम चांसेस हैं। इंडियंस में हमारी जेनेटिक्स ऐसी हैं, और ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जिससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। अच्छा। तो एटलीस्ट आप एलडीएल कम कर लीजिए, जिससे आपका रेशियो ठीक रहे। करेक्ट। तीसरा, आपका शुगर लेवल्स, तो HbA1c लेवल लेस देन 5.7 रखिए, 5.6 के नीचे रखिए। और साथ में ब्लड प्रेशर लेवल्स लेस देन 140/90 रखिए। स्मोकिंग मत कीजिए। तो अगर आप ये सब अपनी को ध्यान रखेंगे, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको टैकल करेंगे, तो आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव, कि आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप आ रहे हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, कि आपके पास एविडेंस है हार्ट डिजीज के अंदर से शुरू तो नहीं हो गया है। आप खेल कूद रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता अंदर क्या है। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में प्रिवेंटिव एनुअल चेकअप्स, यही थीम है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का, डोंट मिस अ बीट, कि आपको टेस्ट भी कराने हैं। करेक्ट। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल आप कंटिन्यू कीजिए, अलॉन्ग विद कि आप स्ट्रेस कम कर लीजिए, बट आपको टेस्ट भी कराने हैं। तो टेस्ट में क्या टेस्ट है? हाँ, वो टेस्ट कौन से हैं? वो प्रिवेंटिव एनुअल चेकअप्स होते हैं, जो यूजुअली हम पहले रिकमेंड करते थे 40 साल के बाद। जब हम देख रहे हैं कि 20 साल के बच्चे आ रहे हैं हार्ट डिजीज से, 25 साल के रहे, तो नाउ 20 ईयर्स एंड अबव वी आर रिकमेंडेड कि आप अपना करा लीजिए। फीमेल्स 30 साल से ऊपर और मेल्स 20 साल से ऊपर। तो इसमें कुछ जो टेस्ट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक तो लिपिड प्रोफाइल, एक HbA1c जो आपका 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल के लिए? हाँ, लिपिड प्रोफाइल जो 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके लिए। एक आपका HbA1c हो गया, वो डायबिटीज के लिए। और जो हार्ट रिलेटेड टेस्ट है, ब्लड प्रेशर तो नापना ही है, उसको तो मॉनिटर करनी है। जो हार्ट रिलेटेड टेस्ट है वो है ट्रेडमिल एंड एको।
अच्छा। क्योंकि ईसीजी जो है वो केवल 5 से 10% केसेस में बीमारी पकड़ सकता है छुपी हुई। ईसीजी तभी खराब होता है जब किसी को हार्ट अटैक हो जाए। हो जाता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोकार्डियोग्राफी हार्ट फंक्शन के लिए, वेल फंक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नया टेस्ट है जिसको बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर। अच्छा। तो कैल्शियम स्कोर हम उनमें बताते हैं जिनमें डायबिटीज़ है या जिनमें बहुत रिस्क फैक्टर्स है कि लगता है खाली टीएमटी से काम नहीं चलेगा, या कोई जो टीएमटी नहीं कर पाता तो उसको हम सीटी कैल्शियम स्कोर कराते हैं। तो अगर कैल्शियम स्कोर बहुत ज़्यादा है हार्ट में, 300 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा, तो ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट हैं जो एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता सकता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। ओके, तो इन सब टेस्ट को अगर कराया जाए साल में एक बार? तो आप कम से कम साल में 2 साल में एक बार, जैसे आपका फिजिशियन एडवाइस करे। ठीक है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो 2 साल 3 साल भी चलेगा। करें। बट जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडियली ईयरली कराना चाहिए। ये कराना चाहिए, बिल्कुल। तो आई थिंक हार्ट डे के इस थीम से भी हमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने साइंस और सिम्टम्स पर भी ध्यान दीजिए और टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर बिल्कुल कुछ भी ऐसे वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। हम बस चाहते हैं कि आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई एक ऐसा मंत्रा बता के जाए कि अगर आपको अपने दिल को हेल्दी रखना है तो ये चीज़ तो ज़रूर करो। तो बहुत जैसे इनिशियली हिप्पोक्रेट्स ने बताया था कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा। तो आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हाँ। आपको कुछ है, स्ट्रेस है, आपको शुगर है, बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो अगर आप डेली किसी ना किसी तरह से इंटरमिटेंट वॉकिंग भी कर लें, आप डेस्क पे बैठे हैं, आप 15-20 मिनट चल के फिर बैठ जाइए, आप पूरे दिन में 1 घंटा किसी ना किसी तरह या 10,000 स्टेप्स अगर आप चल लेते हैं, और बाकी की चीज़ें जो मैंने बताई, फैटी फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना अवॉइड करते हैं, कभी कभी चल सकता है उसमें, ब्लड प्रेशर पे नज़र रखते हैं, शुगर पे नज़र रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखते हैं, अपने वेट पे नज़र रखते हैं और रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो डेफिनेटली 90% हार्ट अटैक्स बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, जानकारी दी बीपी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हार्ट डे की थीम पर भी हमने अच्छी खासी बातचीत कर ली। आई होप इस सेशन में आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को देखने के लिए। इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ और आपके मन में सवाल रह गए होंगे तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव।